सुधीर अमेरिका चला गया तो रचिता को सांस बोझ लगने लगी और उनकी बीमारी को देखकर वो उन्हें ओल्ड होम छोड़ आई और बोली, घर मत आना वरना बाहर फेंक दूंगी। उसके बाद जब भी सुधीर अपनी माँ से बात करने के लिए बोलता तो रचिता बहाने बना देती कि वो घर पर नहीं है या सो रही हैं। एक दिन अचानक सुधीर ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर रचिता को सरप्राइज़ दिया कि वो घर आ रहा है। रचिता भागती हुई ओल्ड होम माँ को लेने गई तो रास्ते में सुधीर ने उसे देख लिया और जब वो उसके पीछे ओल्ड होम गया तो सामने का दृश्य देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि माँ बस प्रार्थना करना कि मेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए, यहाँ से अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर अमेरिका जा रहा हूँ। सुधीर ने माँ के साथ बैठकर माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर कहा था। उसकी माँ कहने लगी, भगवान तुम्हें सफल करे। फिर उसने रचिता को एक नज़र देखा, कहने लगा, माँ का बहुत ख्याल रखना। वो कहने लगी, हाँ, जैसे मैं पहले तो रखती नहीं हूँ तुम्हारी माँ का ख्याल। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, सुधीर की माँ ने सुधीर का हाथ दबाया था कि चुप हो जाओ। जानती थी कि रचिता उन्हें पसंद नहीं करती, लेकिन बेटा माँ पर जान छिड़कता था। उसने रचिता को बड़े गुस्से से देखा था तो वो नज़रें चुरा गई। अपने बच्चों से कहने लगी, चलो चलो अंदर जाके लेटो, सुबह स्कूल जाना है। सुबह सुधीर अमेरिका जा रहा था। उसके दोस्त ने कहा था कि वो उसकी अच्छी नौकरी लगवा देगा। रचिता की एक लंबी लिस्ट थी जो उसने सुधीर को दी थी और ये भी कहा था कि मैं अगले महीने से ही अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी बल्कि बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगी। अभी नौकरी लगी नहीं थी, पैसा आना शुरू भी नहीं हुआ था कि रचिता की फरमाइशें शुरू हो चुकी थीं। सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करूँगा, बस तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। रचिता कहने लगी, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं माँ का बहुत ख्याल रखूँगी। सुधीर का ध्यान फिर भी अपनी माँ की ओर था। अपनी माँ से गले मिलकर उनका माथा चूमकर वो एयरपोर्ट निकला था। कुछ दिन तो रचिता ने माँ का बहुत ख्याल रखा। अमेरिका जाते ही सुधीर ने सबसे पहले घर पर ही फ़ोन किया था कि मैं सकुशल पहुँच गया हूँ। रचिता बहुत खुश हुई, अरे वहाँ की फ़ोटो तो भेजें, हमने तो बस टीवी मोबाइल पर ही देखा है कि अमेरिका कैसा होता है। वो कहने लगा, वो भी भेज दूँगा। ये बताओ माँ कैसी हैं? कहने लगी, हाँ वो ठीक हैं, ये लो बात करो। उसने जल्दी से शांति देवी को फ़ोन पकड़ा दिया। सुधीर कहने लगा, आप ठीक तो हैं ना माँ? वो कहने लगी, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रचिता मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो मेरी ओर से निश्चिंत होकर बस अपने काम पर ध्यान दो, जल्दी से जल्दी पैसा कमाओ और वापस आ जाओ। तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकती। जब से तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ है बस एक तुम ही हो, तो मेरा सहारा हो। जब तुम सुबह से शाम तक अपने काम पर जाते थे तो भी मैं तुम्हारी राह तकती रहती थी। अब तो बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी है। ये सुनकर सुधीर की आंखों में आंसू आए थे। नौकरी की भाग दौड़ में वो लगा हुआ था और एक दो जगह से उसे उम्मीद भी थी कि नौकरी लग जाएगी। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, इसलिए पेट्रोल पंप पर या स्टोर की नौकरी ही की उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। कहने लगा, माँ चिंता ना करें, नौकरी लग जाएगी, पैसे भी भेजूंगा, आप नियमित डॉक्टर के पास जाती रहिएगा और दवाइयाँ समय पर लीजिएगा। कहने लगी, अच्छा ठीक है, ये लो अपनी पत्नी से बात करो, क्या सारा समय मुझसे ही बात करते रहोगे? शांति देवी ने रचिता को फ़ोन पकड़ा दिया और रचिता की फरमाइशें शुरू हो गईं। देखो, जैसे ही नौकरी लग जाए तो सबसे पहले वहाँ की चॉकलेट भेजना, ताकि लोगों को पता चले कि वहाँ की चॉकलेट कैसी होती है। बच्चों ने तो अपने बैग और यूनिफॉर्म भी एक और रख दिए हैं कि अब तो वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, मैं उनका बड़े महंगे स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी। अच्छा, अगले महीने पैसे भेज देना। रचिता की तो जो बातें शुरू हुई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुधीर ने फ़ोन बंद कर दिया। शांति देवी एक सप्ताह में ही उदास हो गई थी। बेटे की बहुत याद आती थी। कभी उसकी पुरानी फ़ोटो का एल्बम निकाल कर देखने लगती तो कभी उसे चूमने लगती और कभी अपने पिता और पोती को अपने साथ लगा लेती कि दोनों दोनों से मुझे अपने सुधीर की खुशबू आती है। एक बार रात के समय शांति देवी की तबीयत थोड़ा बिगड़ गई। उनके सीने में बहुत तेज़ दर्द उठा था। वो बार बार रचिता को पुकारने लगी। बड़ी मुश्किल से अपने कमरे से उठकर रचिता के कमरे का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन वो जानबूझकर लेटी रही। कहने लगी, बेटा मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे कोई दवाई दे दो, मेरे सीने में बहुत दर्द है। रचिता लेटे लेटे बड़बड़ाने लगी कि अच्छा है कि बुढ़िया मर जाए, मेरा तो जीना मुश्किल कर रखा है इस बुढ़िया ने। रचिता ने दरवाज़ा नहीं खोला। बच्चे तो वैसे भी गहरी नींद सो रहे थे। वो बार बार अपना सीना सहला रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो जाए तो कौन सी दवाई खाते हैं। दर्द इतना बढ़ गया कि उनके हाथ पैर बेजान होने लगे थे। उनका चेहरा लाल हो गया था। सर में इतना तेज़ दर्द था कि लग रहा था कि दिमाग की कोई नस फट जाएगी। जब रोने लगी और चिल्लाने लगी तो मोहल्ले वालों ने घर का दरवाज़ा खटखटाया था।
रचिता ने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, आपको क्या हो गया? मोहल्ले वालों को इकट्ठा करने के बजाय मुझे ही आवाज़ दे देती। मगर उनकी हालत बहुत ख़राब थी। मोहल्ले वाले शांति देवी को लेकर हॉस्पिटल गए। उन्हें हल्का सा लकवे का अटैक आ गया था, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत हाई था और रात के खाने में रचिता ने नमक भी तेज़ कर दिया था, जिसे खाते ही थोड़ी देर बाद ही शांति देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। रचिता चाहती थी कि शांति देवी मर जाए ताकि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए, लेकिन उसका वार उल्टा ही पड़ा था। वो लकवे की मरीज़ बन चुकी थी और अब रचिता पर ज़्यादा जिम्मेदारी आ चुकी थी। पहले तो शांति देवी सब्जी इत्यादि सब कुछ काट कर दे देती थी, रचिता को केवल खाना बनाना पड़ता था। लेकिन अब तो उनके हाथ में छुरी भी कांपने लगती थी। वो तो अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाती थी। रचिता रोज़ उन्हें बुरा भला कहती रहती कि मेरे सर पर बोझ बनकर बैठ गई है। दूसरी ओर सुधीर नौकरी ढूंढ रहा था। उसे एक पेट्रोल पंप पर नौकरी मिली थी, जहां पर वो पूरी रात ड्यूटी देता था। सुबह अपने कमरे में आकर थोड़ी देर आराम करता और उसके बाद वो दिन भर किराए की टैक्सी चलाता था। माँ की बातें उसके कान में गूंजती थीं कि जल्दी से जल्दी पैसा कमा कर वापस आ जाओ, मैं ज़्यादा देर तुमसे दूरी नहीं सहन नहीं कर सकती। इसलिए वो दिन रात एक कर रहा था। 1 महीना गुजरा तो उसने सारे पैसे रचिता के अकाउंट में डलवा दिए और उसे फ़ोन करके कहा कि इसमें से बस उतना ही खर्च करना जितनी ज़रूरत हो, बाकी के संभाल के अपने पास रख लेना। जब मैं वापस आऊँगा तो फिर अपना काम शुरू करूँगा। रचिता कहने लगी, ठीक है। रचिता वैसे भी थोड़ा कंजूस औरत थी, ज़्यादा पैसे खर्च करने की आदी नहीं थी। फिर ये भी चाहती थी कि उसका बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो, सारी सुख सुविधाएं हों। इसलिए पैसों को संभाल के रखती थी। जहाँ ज़रूरत होती वहाँ पर भी खर्च नहीं करती थी। बच्चों को उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। सारी परेशानी रचिता को अब शांति देवी से थी कि इस बुढ़िया को कौन संभाले। वो नहीं चाहती थी कि शांति देवी की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि अब वो हर समय बिस्तर पर लेटी रहती थी, हल्का हल्का सहारे से चलती थी। बड़ी मुश्किल से दीवार पकड़ पकड़ कर वॉशरूम तक जाती थी और अक्सर तो रचिता को आवाज़ देती थी कि मुझे वॉशरूम तक ले जाओ। वो मुंह बनाती बड़बड़ाती रहती थी कि पता नहीं ये मुसीबत कब मेरी जान छोड़ेगी। अभी वो शांति देवी को नहलाकर उनके कमरे में लाई ही थी कि जब उसके घर वाले आ गए। रचिता की माँ और बहनें उससे मिलने आई थीं। जब उन्होंने देखा कि रचिता अपनी सास की इतनी सेवा कर रही है तो कहने लगी, लो तुम अब तक इस बुढ़िया की सेवा में लगी हो। अरे ये तो पूरी तरह से तुम्हारे सर पर बोझ बनकर रह गई है। अरे निकाल फेंको इसको अपनी ज़िंदगी से। अब जाके तो भगवान ने तुम्हारी सुनी है। तुम्हारा पति अमेरिका जाके कमा रहा है। अगर तुम्हारी सास यूं ही बीमार इस घर में पड़ी रही तो सुधीर की सारी कमाई तुम्हारी सास पर लग जाएगी। तुमने कहीं उसे तो नहीं बता दिया कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है? रचिता कहने लगी, नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसे नहीं पता है कि उसकी माँ को लकवे का अटैक हुआ है। डॉक्टर तो कह रहा है कि नियमित दवाई लेती रहेंगी तो ठीक हो जाएंगी। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उस रात इस औरत की पुकार नहीं सुनी और मुसीबत मेरे गले पड़ गई। रचिता को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि अगर वो उस रात समय पर दवाई दे देती तो शायद ये परेशानी उसके गले ना पड़ती। उसकी माँ कहने लगी, अरे पागल, इस बुढ़िया को ओल्ड होम भिजवाकर अपनी जान छुड़वाओ, बाकी वो लोग खुद संभाल लेंगे। और जब सुधीर वापस आने लगेगा तो इसे वापस ले आना और बुढ़िया को समझा देना कि कोई भी ऐसी बात ना करे। वो वैसे भी नहीं कहेगी, तुमसे इतना डरती जो है। अपनी माँ की ये बात रचिता के दिमाग में बैठ गई थी। कहने लगी, माँ तुम ठीक कह रही हो, मैं भला क्यों इस बुढ़िया को संभालती फिरूं। लेकिन इतनी जल्दी इतना बड़ा कदम उठाने से भी घबरा रही थी कि कहीं अगर सुधीर को पता चल गया तो वो क्या सोचेगा। वो तो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। जब भी शाम को नौकरी से वापस आता था तो अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाता था, पैर दबाए बगैर तो कभी सोया नहीं था। जब से रचिता की शादी हुई थी उसने ये नहीं देखा था कि उसका पति बिना अपनी माँ के पैर दबाए कमरे में आया हो। शुरू शुरू में तो रचिता इस बात से चिढ़ती थी कि लगता है अपनी माँ से अनुमति मांग कर मेरे पास आते हो। वो कहने लगा, तमीज़ से बात किया करो, मेरी माँ मुझे भला क्यों रोकेंगी। वो खुद तुम्हें पसंद करके लाई हैं, मुझे आदत है, मैं बचपन से अपनी माँ के पैर दबाकर ही सोता हूँ। जब तक अपनी माँ के पैर न दबा लूँ मुझे नींद नहीं आती। मैंने तुम्हें तो नहीं कहा कि तुम मेरी माँ की सेवा करो, उनके पैर दबाओ। बस यही कहा है कि 2 रोटियां उनके लिए भी बना दिया करो। जहाँ 2 लोगों के लिए नाश्ता बनाती हो 3 के लिए बना दो। अब क्या इतना भी नहीं करोगी? रचिता कभी कभी तो सुधीर के इस व्यवहार से तंग आ जाती। कहती, तुम थकते नहीं हो? एक तो तुम पूरा दिन मेहनत करके घर आते हो, खाना खाते हो, अपनी माँ के पास बैठकर उनके पैर दबाते रहते हो, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे। तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत है और मुझे भी तो ज़रूरत है कि तुम मुझे भी समय दो। वो कहने लगा, आज तक कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है मैंने? तुम्हारा भी तो बहुत ख्याल रखता हूँ। जब रोहन होने वाला था और तुम्हारे पैर भी हर समय दर्द करते थे तो मैं तुम्हारे पैर भी तो दबाता था।
तब तो तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा। मेरी माँ अपने दिन भर की दिल की सारी बातें मुझसे करती हैं, मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा उनकी। यही तो समय होता है कि संतान अपने माँ बाप की भी सुने, वरना सारी जिंदगी माँ बाप ही अपने बच्चों की सुनते हैं। रचिता को लगा कि शायद उसकी सास सारा समय उसके पति से उसकी बुराइयां करती रहती हैं, जबकि शांति देवी तो बस अपने स्वर्गीय पति की बातें ही करती रहती थी कि सुधीर तुम्हारे पिताजी ऐसे थे, ये करते थे, ये खाते थे, ये पीते थे, और सुधीर भी माँ की हाँ में हाँ मिलाता रहता था। रचिता को लगा कि शायद दोनों माँ बेटे उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, इसलिए उसके दिल में शांति देवी के लिए नफरत सी होने लगी थी। सुधीर उसे कई बार बता चुका था कि मेरी माँ और पिताजी में बहुत प्यार था। माँ अभी तक पिताजी को भूल नहीं पाई, रोज रात को रोती हैं, पिताजी की बातें करती हैं और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ। रचिता का व्यवहार तो पहले भी शांति देवी के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब भी सुधीर अपने काम पर चला जाता तो पीछे से लहसुन, प्याज, सब्जी, हर चीज़ शांति देवी को पकड़ा पकड़ा देती कि ये सब काट के दें तभी मैं खाना बनाऊंगी। वो चुपचाप हर चीज़ काट कर दे देती थी और कभी कभी तो सब्जी भी बना देती थी, क्योंकि रचिता के हाथ में कोई ख़ास स्वाद नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो बनाती थी वो चुपचाप खा लेती थी, कोई शिकायत नहीं करती थी। उन्हें तो शाम होते ही बस सुधीर का इंतज़ार होता था। बरामदे में पड़े तख्त पर बैठ जाती, माला जपती रहती, अपने बेटे की लंबी उम्र की, स्वास्थ्य की, कारोबार में उन्नति की प्रार्थना करती रहती। जैसे ही सुधीर घर के अंदर आता तो मुस्कुराकर उसे देखती रहती, वो भी सीधा माँ के पास आता था। वो सुधीर के सर पर प्यार करती, माथा चूमती। सुधीर कहने लगता, माँ अभी तो पसीने से भीगा हुआ हूँ, मुझे नहाने तो दे। कहने लगी, तो क्या हुआ, मुझे तो हर हाल में तुम पर प्यार आता है। वो अपनी माँ के दोनों हाथ चूमता, हाथ मुंह धो के आता, खाना खाता, फिर 1 डेढ़ घंटा अपनी माँ के पैर दबाता रहता, उनके दिल की बातें सुनता रहता। लेकिन जब से वो गया था, शांति देवी की दिल की बातें तो जैसे दिल में ही रह गई थीं, सुनने वाला कोई था ही नहीं। रचिता तो हर समय चिढ़ती रहती थी, कहती थी कि जब से सुधीर अमेरिका गया है मेरा तो मायके आना जाना ही बंद हो गया है। वो होता था तो आपके पास घर पर रुक जाता था, मैं अपने मायके चली जाती थी। मेरे भाग्य से तो वो सुकून ही खत्म होकर रह गया है, मुझसे नहीं संभाली जाती आपकी जिम्मेदारी। आप खुद सोचिए आपका वजन मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। शांति देवी कभी अपना सारा बोझ उस पर नहीं डालती थी, कोशिश करती थी कि खुद ही चले फिरें, अपने हाथ की मालिश भी खुद करती थी। हाथ में हल्की सी कपकपाहट थी और पैर में भी थी, लेकिन कोशिश करती थी कि रचिता पर बोझ ना बने। फिर भी रचिता का रोना खत्म ही नहीं होता था और उसका रवैया उनके साथ ठीक होने के लिए तैयार ही नहीं था। अब तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ बैठ गई थी कि कैसे भी शांति देवी को ओल्ड होम छोड़ाए, और उसने यही किया भी था। एक बार कहने लगी, आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती, अरे मुझसे नहीं संभाला जाता ये सब कुछ। शांति देवी कहने लगी, फिर ऐसा करो कोई कामवाली रख लो या फिर सुधीर को बोलो वापस आ जाए, मैं तो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर रही थी, तुम्हारी ही इच्छा थी कि वो अमेरिका चला जाए, अच्छे पैसे कमाए। ये सुनकर तो रचिता को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। कहने लगी, ठीक है, मेरा पति अगर मेरे लिए गया भी है तो क्या जा नहीं सकता, कमा नहीं सकता, मैंने आपको संभाले का ठेका नहीं ले रखा, अब तो मैं आपको बिल्कुल नहीं संभालूंगी। उसने रिक्शा मंगवाया, शांति देवी का सामान उसने उनके बैग में डाला और उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाकर रिक्शे में बिठाकर ओल्ड होम छोड़कर आ गई, और घर आकर उसने चैन की सांस ली। कुछ दिनों से सुधीर को सपने में अपनी माँ रोती हुई नजर आ रही थी। उसने फ़ोन करके रचिता से कहा कि मेरी माँ से बात करवा दो, तो वो कहने लगी, माँ जी अभी सो रही हैं, कहो तो उठा देती हूँ, मगर एक बार उनकी नींद खराब हो गई तो फिर पूरी रात नहीं सो पाएंगी। तो कहने लगा, नहीं नहीं, उन्हें आराम करने दो, जब वो नींद पूरी कर लें तो मेरी बात करवा देना। रचिता हर बार कोई ना कोई बहाना बनाने लगी, कभी कहती कि माँ जी अभी नहीं नहा कर आई हैं, कहती हैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, कभी कहती कि सो रही हैं, तो कभी कहती कि पड़ोस के घर गई हैं। सुधीर को जैसे चैन नहीं आ रहा था, वो अब लौट आना चाहता था, पैसे वो अच्छे खासे कमा चुका था, सोच रहा था कि वापस इंडिया चला जाए। ऐसे ही 2 साल गुजर गए थे और पिछले 1 साल से उसकी माँ उसे रोज़ सपने में रोती हुई नजर आती थी और वो घबरा कर उठ जाता था। जब भी फ़ोन करता माँ से बात नहीं होती थी, रचिता कोई ना कोई बहाना लगा देती थी। एक दिन तो वो चिढ़ गया, कहने लगा, ऐसा करो माँ को उठाकर मेरी बात करवाओ, जब भी तुम्हें कहता हूँ तुम बहाने बनाती हो। वो कहने लगी कि मुझे क्या, अभी उन्हें उठाकर बात करवा देती हूँ। ये कहकर उसने जानबूझकर हेलो हेलो कहना शुरू कर दिया कि आवाज़ नहीं आ रही, नेटवर्क ठीक है, और फ़ोन बंद कर दिया। अब तो रचिता ने सुधीर का फ़ोन उठाना ही छोड़ दिया था। कई कई दिन गुजर जाते, फ़ोन ही नहीं उठाती थी, बस अपनी फरमाइशें उसे मैसेज में लिख कर दे देती थी।
सुधीर अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित था, इसलिए उसने वापसी की टिकट कराई, लेकिन रचिता को नहीं बताया कि वो इंडिया वापस आ रहा है। वो चाहता था कि अचानक घर पहुंचकर सरप्राइज दे। जब एयरपोर्ट पर पहुंच गया तब उसने रचिता को फ़ोन किया, कहने लगा कि मैं घर पहुंच रहा हूं, खाना बना के तैयार रखना, बस मुझे आधा घंटा ही लगेगा। ये सुनकर तो रचिता के हाथ पांव फूल गए थे। खाना तो पहले ही बना कर रखा था। वो जल्दी से ओल्ड होम के लिए निकली ताकि शांति देवी को वापस ला सके। वो जानती थी कि अगर सुधीर को पता चला कि रचिता ने उसकी माँ को ओल्ड होम में छोड़ रखा है तो वो तो उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। रास्ते में जब सुधीर आ रहा था तो उसकी नज़र रचिता पर पड़ गई। वो कहीं जा रही थी। वो हैरान हो गया कि जब उसने फ़ोन पर बता दिया है कि मैं घर आ रहा हूँ तो रचिता कहाँ जा रही है। उसने टैक्सी वाले से कहा कि ऐसा करो, इस रिक्शे का पीछा करो। वो रिक्शा सीधा ओल्ड होम के पास जाकर रुका था। ये देखकर सुधीर के होश उड़े थे। रचिता जल्दी से अंदर गई और वो भी रचिता के पीछे गया था, लेकिन रचिता को ये नहीं पता था कि सुधीर भी उसके पीछे है। सामने देखा तो औरतें रो रही थीं क्योंकि शांति देवी अपने बेटे का इंतजार कर करके दुनिया से जा चुकी थी। जब सुधीर ने ये सब देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। रचिता बुरी तरह से घबरा गई। उसकी माँ अपने बेटे को देखने के लिए तरसती हुई उस दुनिया से जा चुकी थी। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था और रचिता को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे और क्या ना करे। शांति देवी ने अमेरिका जाने से पहले सुधीर से वादा लिया था कि कभी भी कुछ भी हो जाए तुम्हारी पत्नी मेरे साथ जो मर्जी व्यवहार करे, लेकिन तुम इसे कभी छोड़ोगे नहीं। लेकिन सुधीर के दिल से रचिता का महत्व और प्यार खत्म हो चुका था। सिर्फ अपने बच्चों की खातिर वो उसे सहन कर रहा था। बच्चे जब बड़े हो गए तो उन्होंने भी माँ के साथ वही व्यवहार किया जो कभी रचिता ने शांति देवी के साथ किया था। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे। सुधीर का भी स्वर्गवास हो चुका था और आज उसके बच्चे रचिता को ओल्ड होम छोड़ने जा रहे थे और वो आंसू बहा रही थी। सोच रही थी कि काश कि उसने अपनी सास के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखा होता तो आज उसकी संतान भी उसके साथ ऐसा न करती। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।